हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो जो भी शिक्षक सक्षमता 3 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अगर वो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं करवाने जा रही हूँ आज लैंग्वेज से संबंधित ये प्रश्न होगा पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में जो जनरल स्टडी है वो आएगा। उसके बाद पार्ट 3 करेंगे जो सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं या पिछले सक्षमता एग्ज़ाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही आसान होता है, स्कोर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भाषा हिंदी और अंग्रेजी जो हमारा यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का होता है उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाते हैं आप लोगों की तैयारी मजबूत होती जाती है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डायरेक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स ए एन और द का यूज करना है हमें। इसी प्रकार से इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक ट्रिक याद कर लीजिए, अगर आप आर्टिकल से संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 अक्षरों से जो भी वर्ड शुरू होता है उससे पहले आप लगाएंगे ए एन। यानी कि अगर लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज लिखा है तो यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वोवेल साउंड है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे ए एन। इसी प्रकार बाकी जो भी कॉन्सोनेंट है इसके अलावा जो भी वर्ड है यहाँ पर उसमें ए यूज़ होगा। और रही बात अगर द का यूज़ देखें तो द का यूज किसी पर्टिकुलर विशेष चीज़ों के साथ लगता है, जैसे कि द मून हो गया, द सन हो गया, द अर्थ हो गया। इसी तरह से जैसे कि अगर हम यहाँ पर महान पुस्तकों की बात करें तो यहाँ पे हो गया द रामायण। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से इसको यूज कर पाते हैं। तो इसी में से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपने। आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है ना अपने आप में कंप्लीट है। आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, आप सीधा ये लाइन बोलते हैं। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर आप यहीं पे कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ए एन, सी ऑप्शन है द और डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से अधिक होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा, या कोई भी नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर तो ये ऑलरेडी ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ई ऑप्शन होगा आपका, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कोई सा भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्टिकल में देखते हैं क्या होगा, ए आएगा यहाँ पर, या फिर ए एन आएगा, या द आएगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक आंसर है यहाँ पर, या फिर नन ऑफ द अबव आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा ए, यानी आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। तो ए जो है यहाँ पर आर्टिकल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। अब यहाँ पर ये एक ऑड इवन करके कुछ यहाँ पर आपको ये सेंटेंस है या फिर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ये जो पार्ट है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है वो गार्डन का नहीं है। गार्डन में क्या होता है, पेड़ पौधे फूल यही सब होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें और जो पार्ट है जो इससे संबंधित नहीं है उसको हटाना होगा। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो फ्लावर्स, गार्डन में फ्लावर्स होते हैं, ग्रास यानी घास होता है, वार्डरोब
उसके बाद है मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर वार्डरोब जो है ना, ये रूम का पार्ट है, ठीक है, नॉट गार्डन। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन, आंसर इज सी वार्डरोब। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। अब इसमें से रेलवे स्टेशन का कौन सा पार्ट है? तो यहाँ पर देखिए, रेलवे स्टेशन पर क्या सब होता है? प्लेटफॉर्म होता है, पहला ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, फिर है ओवरब्रिज, फिर है अराइवल डिपार्चर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब बताइए, रेलवे स्टेशन तो सभी लोग गए होंगे, किसी न किसी काम की वजह से गए ही होंगे, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी प्लेटफॉर्म भी होगा, ओवर ब्रिज भी होगा, अराइवल डिपार्चर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन पर जाएंगे और लगाएंगे एक से अधिक आंसर इसका होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी जो ए बी सी डी कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो लेटर ए बी सी डी में जो सिक्स्थ लेटर है जे के बाद, वो क्या होगा? तो द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो ए बी सी डी अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे दिमाग से यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर का यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ाबेट नहीं पूछा है। तो जे के बाद क्या होगा? द सिक्स लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो जे के बाद जो सिक्स्थ लेटर है वो क्या होगा? तो जे के बाद क्या होगा? देखिए, के एल एम एन ओ पी, पी हुआ। तो सिक्स्थ लेटर बोला, 1 2 3 4 5, छठा लेटर क्या है? पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी। मतलब छठा लेटर जे के बाद आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 6th। इन अ जू डैश लिव इन केजेस। केजेस यानी मांद में कौन रहता है? केजेस, मांद में कौन रहता है? बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स तो नेट में यानी घोंसले में रहते हैं। एनिमल्स, स्नेक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, सिक्स्थ ऑप्शन में क्या होगा? यहाँ पर सिक्स्थ का ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जू जो है, अ जू इज़ प्लेस वेयर बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक एंड इंसेक्ट्स आर केप्ट इन केजेस और ग्लास बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखिए, अगर केजेस की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन रहता है? केजेस में रहता है क्या? बर्ड्स भी रहता है, एनिमल्स भी रहता है, स्नैक्स भी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, डॉटर्स डॉटर इज। बेटी की बेटी क्या लगेगी? तो यहाँ पर क्या होगा? डॉटर्स डॉटर्स इज क्या होगा? यहाँ पर सिबलिंग होगा, नीस होगा, कज़न होगा, या मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम आंसर कहना तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि डॉटर की जो डॉटर है वो क्या होती है? ग्रैंड डॉटर होती है। क्या होती है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर होती। तो वो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, माई सिबलिंग्स आर माई। मेरे सिबलिंग्स मेरे कौन है? तो यहाँ पर सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला ऑप्शन है कजन्स होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, माई सिबलिंग्स आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब इंग्लिश के टोटल 8 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है, ये क्वालिफाई करने के लिए होता है।
इसमें आपको जो है पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब जो लैंग्वेज है वो 9 से हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा और टोटल 30 क्वेश्चन तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रश्न को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है? तो समुज्ज्वल को हम कैसे लिखेंगे? समुज्ज्वल को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सम, सम में क्या होगा? हलंत लगेगा, जोड़ उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसका ये होगा। और इसमें जो ये उपसर्ग है यहाँ पर, तो सम उपसर्ग हुआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सम। यहाँ पर उपसर्ग ये जो हलंत है वो नहीं लगा है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इस तरह से सेकंड ऑप्शन सन दिया है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? सम दिया है, और इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सम जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित अगर हम अन्य शब्द और बनाए तो जैसे हो गया आपका संभव, इसके बाद हो गया क्या? संतोष। और शब्द अगर बनाना चाहें तो संस्कार। इसके अलावा और क्या शब्द बन सकता है? सन्मुख, सन्मुख, सन्मुख आदि। ये जो है सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इससे ऐसे ये उपसर्ग बनेंगे, ठीक है। उपसर्ग लगेंगे कौन सा? सम। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? यानी कि कौन से यहाँ पर शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है? जैसे पहला है अथाह, दूसरा है अनपढ़, तीसरा है अनिष्ट, और चौथा है इनमें से एक से अधिक, और ई ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो दिए गए विकल्प हैं, अ उपसर्ग युक्त शब्द जो है ये पहला ही ऑप्शन होगा अथाह। अथाह जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगर बात करें हम लोग अनपढ़ और अनिष्ट में, तो यहाँ पर जो है ना अन लगा है, अन उपसर्ग लगा है, ठीक है। यहाँ पर अन उपसर्ग लगा है, कहीं आपको लगे कि इसमें भी तो अ है, तो नहीं, इसमें अन उपसर्ग लगा है, इनमें अनिष्ट में भी अन उपसर्ग लगा है। तो जो अ शब्द से अ उपसर्ग से युक्त है वो पहला ही ऑप्शन होगा अथा। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? आ प्रत्यय युक्त है जिसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। पहला है धार्मिक, दूसरा है असली, उसके बाद सी है ऑप्शन प्यारा, डी है इनमें से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो आ प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है प्यारा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम इसको देखें तो प्यार जोर आ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यारा। इसी में देखिए जैसे जो या प्रत्यय है, इससे बनने वाले और कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे हो गया आपका क्या? चूड़ा हो गया, उसके बाद अगर देखें तो बोझा हो गया, ठीक है, बोझा हो गया। तो इनमें क्या है? आ शब्द यहाँ पर प्रत्यय युक्त है, ठीक है। इसके बाद इसे हम और क्या कहते हैं? जैसे जो आ प्रत्यय होता है ना, वो भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास कहलाता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं पहले। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या, कौन से समास कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान हो जिसमें, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं।
और अगर बात करें समस्त पद का, अगर आप विग्रह करने पर बीच में और, तथा, या, अथवा आदि शब्द लगाने पड़ते हैं इसमें। जैसे जो द्वंद्व समास है इसमें अगर समस्त पद का विग्रह करेंगे तो बीच में आपका और लगेगा, और, तथा, या यहाँ पर अथवा, ये शब्दों का क्या होता है यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें दोनों पदों को मिलाते समय उनके जो मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो कैसे लुप्त हो जाता है, तो भाई और बहन, बहन यहाँ पर है, तो इसमें जो है जो भाई और बहन का जो समस्त पद होगा तो क्या होगा, भाई बहन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बीच का शब्द है ना ये लुप्त हो जाता है, जिसे हम योजक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? जन्मांध में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तत्पुरुष समास है। तो जन्मांध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवीजन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है? 4 प्रकार है, 5 प्रकार है, 6 प्रकार है, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 14 क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसमें अगर देखें तो अगर यहाँ पर देखें स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं आपके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से, जल्दी से नोट कीजिए। पहला तो होता है, जैसे देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हुआ आपका। उसके बाद दूसरा गुण संधि। तीसरा अगर देखें तो यन संधि। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा क्या होगा, वृद्धि संधि। और पांचवा क्या होगा, अयादि संधि। अयादि संधि। तो 5 प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने संधि के नाम भी बता दिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अतीब का संधि विच्छेद होगा। अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है अति जोर ईब। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बी है अजोड़ तीब, सी है अति जोड़ ब, और इनमें से एक से अधिक, और या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अतीब का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या करेंगे, अति जोड़ ईब करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा। और यह कौन से संधि का उदाहरण है? यह जो है वो दीर्घ संधि का क्या है, उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, दीर्घ संधि कहते किसे हैं? तो जब एक ही वर्ग के सजातीय एक ही वर्ग यानी सजातीय वर्ग के 2 स्वर का मेल होने पर वह दीर्घ स्वर्ग बन जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? पहला है वृद्धि संधि, दूसरा है अयाधि संधि, तीसरा है यन संधि, और उसके बाद चौथा है इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट से आप लोग भी आंसर बताया कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, कौन सी संधि है, बिल्कुल जिन्होंने भी कहा सी यन संधि वो बिल्कुल सही है। तो यन संधि है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि जब हम इसका सबसे पहले अगर इसकी संधि करें तो क्या करेंगे, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर होगा प्रति जोड़ उत्तर, यही होगा ना इसका संधि विच्छेद। अच्छा, अब और एक चीज़ सुनिए, ई है, छोटी ई है या फिर बड़ी ई है? ठीक है, छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, या फिर
या इसके अलावा री शब्द है, ऋषि वाला जो री होता है री शब्द है, तो इसके बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है ना तो ई का ई या बड़ी ई का जो है य बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए ई लिखा है या फिर बड़ी ई लिखा है तो इसका जो है य बन जाता है। कब बन जाता है, यहाँ पर अगर ई या बड़ी ई हो या ऊ या बड़ा ऊ हो या री शब्द हो तो इसके बाद कोई अगर भिन्न स्वर आ जाए, अलग शब्द स्वर आ जाए तो ई का क्या, ई और ई का क्या हो जाता है य, वहीं पर ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, व हो जाएगा, व हो जाएगा। और उसके बाद अगर री का कहें तो र हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बाद वाले जो शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाती है। जैसे अति हुआ ना, यहाँ पर देखिए य र व लग जाता है। कैसे लग जाता है, जैसे अति है, अति जो अधिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यधिक, य लग गया ना, अत्यधिक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मन जो रंजन, मनो जमा रंजन, मन जमा रंजन, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला मन जो रंजन, यहाँ पर मनोरंजन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये देखिए ये जो विसर्ग है ना, इसके बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि हो गया ये विसर्ग संधि का क्या हो गया, यहाँ पर एक उदाहरण हो गया, तो ये विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं क्या, अर्ध विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर बात करें जहाँ पूर्ण विराम से कम एक अल्प विराम, जिसे हम ऐसे कहते हैं, ये ऐसे इस तरह से लिखते हैं, से अधिक समय तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। हिंदी शब्दकोश की बात हो रही है, हिंदी डिक्शनरी की। शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेय, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी शब्दकोश में दिए गए शब्दों में से अगर देखें तो पहले यहाँ पर अगर देखें पहले वर्ण से संबंधित मात्राओं के शब्द आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, यानी कि शिष्टाचार। ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे पहला शब्द आएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन को देखते हैं। व्यास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास शब्द का विलोम होगा क्या, पहला ऑप्शन समास, दूसरा समर्थन, तीसरा प्रावधान है, और उसके बाद इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो व्यास शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें व्यास शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका क्या, समास। और यह क्या है, यह एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। और इसका अगर हम अर्थ कहें तो अर्थ, जिसका अर्थ होता है कथावाचक। क्या होता है, कथावाचक। अगर समर्थन का विलोम देखें तो क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। 21 का आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है यहाँ पर अरबी अदब, तुर्की अमरूद, सी है फारसी आज़ादी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है, इसका आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, अगर बात करें तो ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पर युग्म जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अमरूद फारसी भाषा का शब्द है। क्या है, अमरूद, अमरूद जो है वो फारसी
भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। और संस्कृत के अमरुद शब्द का ये अपभ्रंश भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, सी है पहाड़ी, या डी इनमें से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये है बिहारी भाषा की उपबोली, ए ऑप्शन सही है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? तो यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है, मध्य पूर्व में बोली जाती है, ठीक है। और क्या जानना है? और ये क्या है? एक प्रमुख भाषा है, कहाँ की? मध्य पूर्व की। और अगर इसका निकट संबंध देखें तो ये भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। अगर इसका संबंध देखें हम लोग तो कहाँ से है? मैथिली भाषा और भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा से इसका निकट संबंध है। किसका? मगही का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? इसमें देखिए, प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों, विराम चिन्हों, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 23 का आंसर क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? बिल्कुल विराम चिन्हों का जो है, यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अशोक के फूल, बी है मजदूरी और प्रेम, सी है कुटज, और डी है इनमें से एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो जो आपका मजदूरी और प्रेम है ना, ये यहाँ पर जो है इनका ये निबंध नहीं है। लेकिन अगर देखें तो अशोक के फूल और कुछ, ये दोनों ही इनके निबंध हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर देखें तो विचार और वितर्क भी इन्हीं का है, विचार और वितर्क निबंध है इन्हीं का, विचार और वितर्क हो गया, ये इन्हीं का जो है निबंध है। और इसके अलावा कल्पलता भी इन्हीं का जो है निबंध है। इसके अलावा कल्पलता उसके बाद अशोक के फूल हो गए, तो ये जो है इनके निबंध है, ये इनके निबंध नहीं है। तो यहाँ पर बोला था कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? जुलूस फर्नीश्वर नाथ रेणु, अंधेर बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौधे कमलेश्वर, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इनमें से एक से अधिक जो हैं यहाँ पर उत्तर आएगा। वो कैसे, उसे देखते हैं। देखिए जुलूस जो है ना, ये जुलूस यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु का जो है यहाँ पर बताया है इन्होंने। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखें, पहला जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, ये तो यहाँ पर सही है। लेकिन अगर अंधेर बंद कमरे नरेश मेहता की नहीं है, ये है आपका मोहन राकेश का, मोहन राकेश। इसके बाद अगर देखें नई पौधे, तो नई पौध का जो है कमलेश्वर नहीं है, ये है कौन? नागार्जुन है, नागार्जुन। तो इसीलिए एक से अधिक गलत है, इसीलिए डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 27 है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, डी इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा?
तो देखिए इसे अभिधा ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसे प्रथमा एवं अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रथमा एवं अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर देखें तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे। इसके अलावा देखिए गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। गुलाब, दूसरा अगर देखें, गुलाब का फूल क्या है, बहुत सुंदर है। ऐसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या होना चाहिए, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, और डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो यहाँ पर होगा आनंदवर्धन। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगर ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आनंदवर्धन है, और इन्होंने ही इस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा कहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक काव्य शास्त्र है। क्या है, काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए 29 क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना क्या है कि कला का उदय जीवन से है। तर्क है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो आपने दोनों चीज़ पढ़ लिया। अब इस हिसाब से देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ए गलत हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन देखिए, ए और ब दोनों सही है, अ गलत है पर ब सही है। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा, और ब जो है वो बिल्कुल दोनों सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना क्या है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। और ब यानी तर्क देखते हैं, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो क्या तर्क और जो आपने यहाँ पर कथन पढ़ा है वो सही है। तो कूट को देखते हैं, कूट को देख करके हमें पता लगाना है कौन सा आंसर सही होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ए गलत है, ब सही है, बी है अ गलत है, ब दोनों गलत है, और ब दोनों गलत है, अ सही है पर ब गलत है, और उसके बाद डी इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सी होगा, अ सही है पर क्या है, ब यहाँ पर गलत है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। टोटल हमने लैंग्वेज के 30 प्रश्न को कर लिया, हिंदी इंग्लिश मिला करके। कहीं कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिएगा, और आगे मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं कृपया करके आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।